अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूँ उस टॉपिक से जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, टॉक ऑफ द टाउन ऑब्वियसली बन चुका है। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तान में होने वाला औरत मार्च, जो कि हर साल ही किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ हो जाता है। कभी अपनी बैनर्स की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, कभी अपने नारों की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, कभी शुरका के ख़यालात की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, एक तबके की मुखालफत की वजह से कभी। लेकिन इस बार हुकूमती वज़ीर ही इसकी मुखालफत में खुलकर सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है। नूरुल हक कादरी साहब ने इस दिन आलमी यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दी है। वफाकी वज़ीर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में लिखा गया है, कहा गया है कि यौम ख़वातीन पर औरत मार्च या किसी भी उन्वान से इस्लामी शिआयर, इक़दार और हिजाब का तमस्सुर उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। इस पर बात करने के लिए मुख्तलिफ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब, वही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, खुशामदीद आपको कहूँगी। अब नूरुल हक कादरी साहब, क्यों आपने सर औरत मार्च पर पाबंदी का मुतालबा किया है? ऑपोजिशन में मौजूद ख़वातीन आपके ख़त पर शदीद तनकीद कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो चुकी है। नूर साहब देखें, इसको औरत के हुकूक के हवाले से तो हमने पाबंदी नहीं लगाई कि औरत के हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, या औरत के हुकूक जहाँ गसब हो रहे हैं उसके लिए मुतालबात नहीं होने चाहिए या आवाज़ उठाने पे पाबंदी है। बदकिस्मती से कई सालों से पाकिस्तान में इस दिन को जिस तरह मनाया जा रहा है और औरत मार्च के नाम पर जो अखलाक पाख्तगी और जो हमारी रिवायात का मजाक उड़ाया जाता है, दीनी शायर का तमस्खुर पाया जाता है और एक मखसूस बहुत से थोड़ा सा टोला इस मुल्क का, वो जो इस मुल्क की अक्सरियत है और अक्सरियती आबादी है, उनकी अक़दार को ज़हनी उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। और उसके बाद फिर जो स्लोगन है, जो वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, इंतहाई मुतनाज़, इंतहाई घटिया, इंतहाई बाजारी किस्म के, और उस पर फिर जब रद्द अमल आता है और एक दो इंतहाओं में हम तकसीम होते हैं। एक जो लिबरल फाशिस्ट लिबरल है या एक्सट्रीमिस्ट लिबरल है वो हैं, दूसरी तरफ मजहबी जो इंतहाई इंतहा की तरफ लोग हैं वो हैं, और उनकी आरा तो एक इंतशार और अफरा तफरी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे मौके पे एक इत्तेफाक इत्तेहाद की बजाय हम मजीद उलझाव और तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कि इसको कोई डिसेंट तरीके से, मुनासिब तरीके से सेलिब्रेट किया कादरी साहब, अगर मामला सिर्फ मुतनाज़ बैनर्स का ही है, नारों का ही है, तो सर इस पर तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंदी लगा चुका है ना सर? नहीं, मेरा अगर इसको में देखें, बुनियादी खत अगर डिटेल्स आप पढ़े तो ये दिन मनाने या इस दिन में औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर पाबंदी लगाने की मैंने बात ही नहीं की। अगर कोई ये समझता है तो गलत समझता है। वो बात किस तरह करनी है, किस तरह उस औरतों के हुकूक जो यहाँ पे अगर कोई ऐसे मसाइल हैं औरतों के, उनके लिए किस तरह आवाज़ उठानी ही ज़रूर उठनी चाहिए, लेकिन इस तरह की वो उसकी औरत की मज़ीद तज़लील हो, औरत की मज़ीद एहानत हो, उसकी मैंने मुखालफत कर दी है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं मशवरा ही दे सकता हूँ, मैं अपनी राय ही दे सकता हूँ एज़ा वज़ीर मजहबी उमूर, अपने फ़राइज़ मनसबी को समझते हुए या अपने पोर्टफोलियो के पस मंज़र में। बाकी मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब का है, फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का है, डिसीजन। सर, आपने ये तजवीज़ दे दी है, लेकिन आपकी सोच के हामी कितने वज़रा हैं काबीना में सर? ज़ाहिर है हर जमात में जमात जो है ये तो उसमें हर किस्म के, हर फिक्र के, हर ख्याल के लोग होते हैं। हमारी जमात में भी मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल तो यही है। नूर साहब, अगर वज़ीर आज़म पाबंदी नहीं लगाते तो क्या आप खामोशी इख्तियार करेंगे या इस पर भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? ज़रूर, अगर उस अंदाज में जो पिछले सालों से जिस तरह बेहुदा अंदाज में इसको औरत मार्च का इनेकाद किया गया और जिस तरह शायर दीन की, शायर इस्लाम का मजाक और तमस्खुर उड़ाए गए, ज़रूर मैं इस पर खुद भी आवाज़ उठाऊंगा और अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि इस पर भरपूर
आवाज़ उठाएं। नूर साहब, एक और बात भी है जहन में मेरे, ये जो औरत मार्च का मामला है, ये तो सर 4-5 साल से चल रहा है ना, काफ़ी हाईलाइट भी हो रहा है। आपको अभी क्यों ख्याल आया है पाबंदी का? मैं पिछले 2 सालों से इसको वाच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और उसकी जो 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 उसकी मज़र्रात है और उसकी जो नुकसानात है, और उसके बाद जो डिबेट और बहस शुरू हो जाते हैं हमारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तमाम सर्कल्स में, उसकी वजह से मैंने इस दफा ये तजवीज़ दी हुई। नूर साहब, जो आप सोच रहे हैं उस बात से हटकर आपको लगता है सर कि पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए इतना आसान होगा? इंसानी हुकूक की तंजीमें, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा, मालूम है आपको? देखिए, मैंने कब ये कहा है कि आवाज़ न उठाई जाए, मैंने कब ये कहा है कि औरतों की हुकूक की बात न की जाए, मैंने कब ये कहा है कि औरतों के हुकूक के लिए कोई फोरम मौजूद ना हो। मैं उसके हक में हूँ, लेकिन जो उनके हुकूक हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो स्लोगन नहीं है जो जो ये लोग उठाते हैं उस औरत मार्च के नाम पे, और जो बैनर्स हाथ में होते हैं, जो स्लोगन लगाते हैं, वो कत्तन औरत के न हुकूक है, न वो औरत की वक़ार को मज़ीद मजरूह करने की मसला। नूरुल हक कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। इफ़त उमर साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान की नामुर शख्सियत हैं, साथ साथ औरतों के हुकूक के हवाले से भी कई जगहों पर आवाज़ उठाती हुई इफ़त दिखाई देती हैं। इफ़त, इसी वजह से मैंने आज आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो तजवीज़ दी गई है नूरुल हक कादरी साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा गया है, सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा, क्या सोच रही हैं आप, किस तरह से देख रही हैं इस तजवीज़ को? मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ कि इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस जा रही है, उसको छुपाने के लिए, उसको साइड पे करने के लिए नॉन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। मैं तब से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने बारहा ये कहा है कि औरत की तजलील है, वहाँ पे फहाशी होती है। मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ पे ऐसी कौन सी फहाशी हुई है और किस शायर की वहाँ पे तजलील हुई है। ये सब र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। और जहाँ तक उन बैनर्स की उन्होंने बात की, और यहाँ पे मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स की कोई तर्जुमान नहीं हूँ, मैं एक आम औरत हूँ जो समझती है कि औरतों को अभी बहुत से हकूक उनके मिलने वाले हैं जो उन्हें नहीं मिले हैं, और हर औरत उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाले। किसने कौन सा बैनर उठाया हुआ है, क्या ये उसकी ज़िंदगी का मसला नहीं हो सकता? सबने तो एक बैनर नहीं उठाया होता, वहाँ जितनी खवातीन होती हैं सबके अलग अलग बैनर्स होते हैं, और हर बैनर पे एक डिफरेंट स्लोगन होता है। वो स्लोगन शायद उस औरत की प्रॉब्लम हो, आप उसको इस तरह क्यों नहीं देखते हैं? और इस पूरे, ये कोई इवेंट नहीं है या कोई फन फेयर नहीं हो रहा, ये पूरी मूवमेंट है, एक पूरी दुनिया में औरतें अपना हकूक मांग रही हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कि सारे ज़माने की औरतों का दिमाग ख़राब हो गया? क्या उन्हें तमाम हकूक मिल रहे हैं और उनको मिलने के बावजूद वो ये तमाशे लगा रही हैं? और क्या चाहते हैं ये? अभी मुस्कान का जब इंडिया में उसके अबाया के ऊपर हमने उसको इतना सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे जो अबाया नहीं पहनना चाहते, क्या वो अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं? वो भी तो अपना हकूक मांग रहे हैं ना। ऑब्सीनिटी क्या है, उसके ऊपर तो लॉ है। आपने पाकिस्तान में कभी किसी औरत को देखा है कि उसने ऑब्सीनिटी की हो आम सड़कों पे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कौन यहाँ पे बैठ के ये डिसाइड करेगा कि अच्छी औरत कौन है। सही। अब अच्छा इफ़त, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये तजवीज़ दी है, मैं इस मार्च पर पाबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो बैनर्स होते हैं, जो स्लोगन होते हैं, जो बातचीत होती है, वो शायर के खिलाफ है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी साथ मौजूद हैं, उनका कमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस पर। मुफ्ती साहब, आप हया मार्च कर रहे हैं, ख़वातीन को पर्दे में बाहर आने की बात कर रहे हैं। सर ठीक है, एक तरफ ये औरत मार्च है, दूसरी तरफ नूरुल हक कादरी साहब ये बात करें, लेकिन सर अगर ये वाली चीज़ सही नहीं है तो किसी को ज़बरदस्ती ये कहना कि आप हिजाब के साथ बाहर आएँ, क्या ये दुरुस्त है ज़ुबैर साहब? किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपोज करना ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं जनाब नूरुल हक कादरी साहब के वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखने की तहसीन करता हूँ, भरपूर तायीद और हिमायत करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इज़्ज़त माप मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस औरत मार्च पर पाबंदी लगाएं। साफ वाज़े दो टोक लफ्ज़ों के अंदर मेरी ये डिमांड है और ये मुतालबा है। वज़ारत मज़हबी उमूर ने ये काम कर दिया है। मैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर हूँ। मैं इंशाअल्लाह कौंसिल में भी ये बात उठाऊंगा और अपने चेयरमैन साहब की खिदमत में भी ये दरख्वास्त पेश करूंगा कि वो भी वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखें।
यहाँ दूसरा नुक्ता बड़ी वजाहत के साथ समझ लेना चाहिए। औरत के अगर हुकूक की बात होती है, खुला का मसला है, कुरान से शादी कराई जाती है, महर नहीं दिया जाता, माँ बहन बेटी को विरासत के अंदर तरके और जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, निकाह में कुफू का हम पल्ले का ख्याल नहीं रखा जाता, कयाम का मसला, ताम का मसला, लिबास का मसला, इलाज का मसला, नान नफ्ते का मसला, जमीनों में हिस्से का मसला, नौकरी में कोटे का मसला, तालीम में हिस्से का मसला, हम औरतों के साथ खड़े हैं। मुझसे बड़ा औरतों का कोई अलंबरदार नहीं है। हमें पिछले महीने ऐवान सदर में हमने कोहिस्तान में खवातीन की तालीम से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस की है। हम इन तमाम मौज़ूआत पर खड़े हैं और बार बार खड़े हैं, पूरे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, औरत मार्च होता है, निकाह को खत्म करो, निकाह साजिश है, ये इंटरव्यू नहीं दिया गया, सड़क तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है, मैं ऐड सकती हूँ, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, दुपट्टा तुम्हें इतना पसंद है खुद ही ओढ़ लो, मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोजा कहाँ है, खुद ही खाना बना लो, खुद ही मोजा तलाश कर लो, जानवर बनाकर रस्सी गले में डालकर घसीटने की मर्दों की तस्वीरें, ये सब कुछ कौन से हुकूक हैं भाई? जरा हमें कोई समझा दे ना। इस्लाम अपनी जगह रहा, कुरान शरीयत दीन अपनी जगह पर है, मुझे बताएं क्या ये मशरक़ी रिवायात के मुताबिक डिमांड्स और मुतालबे हैं? पाकिस्तान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं हो सकती। दुपट्टा तो उन्होंने नहीं छोड़ा था, इस तरह की डिमांड तो उन्होंने भी नहीं की थी। मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा, मैं आपकी इस बात का जवाब मुफ्ती साहब इफ़त से लेती हूं। वज़ीर आज़म साहब की जो अहलिया इज्जत मोहतरमा खातून ये डिस्कशन हमेशा होती है, ये डिस्कशन हमेशा होती है जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं इफ़त के जवाब ले लेती हूँ ना इस पर। इफ़त हमेशा इसी पर बात होती है कि जो बैनर्स वहाँ पर लेकर ख़वातीन आई हुई होती हैं, तो उससे जो असल कॉज है, जो ख़वातीन के वाक़यतन मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी मुफ्ती साहब भी बात कर रहे हैं, जो मैं बारह अपने प्रोग्राम से मुख्तलिफ करती रहती हूँ, तो इन बैनर्स की वजह से वो कॉज नहीं ख़राब हो जाता जिस पर फिर तनकीद होती है। तो उसके बगैर भी तो बात हो सकती है, उसके बगैर भी तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। देखिए, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे टॉलरेंस क्यों नहीं आ रही है। लेकिन चलें, अगर इन्हें ये बातें बहुत बुरी लगी, हम इनसे माफ़ी मांग लेते हैं और हम ये कह देते हैं कि आइंदा हम बेहतर स्लोगन्स के साथ आएंगे, हम एहतियात करेंगे। क्या फिर इनसे बर्दाश्त हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? हम आपसे ज्यादा आपके हुकूक की तर्जमानी कर रहे हैं। मैं करोड़ों लाखों फतवे दे चुका हूँ, औरतों की कुरान से शादी इंटीरियर सिंध के इलाके में हराम है, महर बर वक़्त दो, माँ बहन बेटी को विरासत से महरूम क्यों रखा जाता है? आइए हम क़यादत करेंगे। शादी के अंदर उम्रों का ख्याल करो, हम पल्ला निकाह का ख्याल करो, कुफू का ख्याल करो, क़याम ताम लिबास इलाज मुआलजा के अंदर कोटा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत, पायलट, ये तालीमात दो, हम आपके साथ खड़े। लेकिन पूरे के पूरे मार्च में स्लोगन तो ये है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। मुझे बताएं ये औरतों के हुकूक कहाँ हैं? ये मुफ्ती साहब, ये पुरानी बात हो गई है। अगर आपने उसके बाद वाले हमारे औरत मार्च देखा हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैनर्स इस दफा हम लोगों ने उठाए हैं। इस बार नारे, इस बार जो नारे लग गए थे वो कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जो फर्ज थी, जो फेक वीडियोस थी, बट इस बार जो 2021 वाला जो औरत मार्च था वो बहुत सारा इस वजह से, नारों की वजह से कि वहाँ पर जो बातें की गई, या कुछ इनफैक्ट इस्लामाबाद लाहौर में कुछ प्लेकार्ड्स ऐसे थे जिसके ऊपर कुछ इस तरह की तहरीरें थी जो तनकीद का बाइस बनी थी। तो क्या कहती हैं आप कि क्या इस साल जो आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू हो चुका है ना, इसकी मूवमेंट तो शुरू हो चुकी है, तो इस बार बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है इन सारी बातों का? जी, बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा जा रहा है। देखें, हमने कोएग्जिस्ट करना है, यहाँ पे कोई किसी की जगह लेने के लिए नहीं आ रहा, यहाँ ये कहने नहीं आ रहा कि जो हम कह रहे हैं वो सब करें, लेकिन जो हमें हमारे मिसाइल लगते हैं, हमें सिर्फ एक दिन बोलने का हक तो दे दें। वहाँ पे हर तरह की औरत को आने का हक है, वहाँ पे हिजाब में आके औरतें अपने मसाइल बयान करें, वहाँ पे जीन में आके लड़की अपने मसाइल बयान करे, एज लॉन्ग एज हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। सिर्फ मेरी इनसे थोड़ी सी ये गुजारिश है कि हम इतने सालों से आप सबकी बातें सुनते आ रहे हैं, तो एक दफा हमारी भी सुन ले और एक बीच का रास्ता कहीं निकल आएगा। हमने लड़ाइयाँ क्यों डालनी है? अच्छा इफ़त, एक हिजाब की आपने बात की ना, तो ये इस बात से हटकर के नूरुल्लाह कादरी साहब ने एक तजवीज़ दे दी है, अगर ये तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब मंजूर कर लेते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होगा? मैं इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले ये बताइए मुझे कि अभी तो जी, पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा किरण, और क्या होगा?
औरतों की तरफ से जो औरत मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप जा रही होती हैं, दीगर हमारी एक्ट्रेस भी हैं वो भी जा रही होती हैं, उनका फिर क्या रिएक्शन होगा? क्या उसके हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? जी, अगर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये खाम खा का एक जिसे कहते हैं ना इशू क्रिएट करने की बात है। इट्स अ मूवमेंट, इसकी हिस्ट्री है, ये 80 की दहाई से शुरू हुई हुई है। औरतों ने बड़ी मेहनत की है। आप कभी आके वहां देखें तो सही, मजदूरों से लेके ये पोलियो वर्कर्स से लेके किस किस किस्म की औरत, नर्सेज वहां पे आई होती हैं, टीचर्स वहां पे आई होती हैं। आपको 4-5 जो हमारा मीडिया दिखा देता है खवातीन को और ऐसे बैनर्स दिखा देता है, उससे इसे बिलिटल ना करें। ये मूवमेंट चल रही है और मूवमेंट इस तरह बंद नहीं होती, ये और जोर से आके टकराएगी। हमें मिलजुल के इफ़त जो आप बात कर रही हैं ना, मैं खुद विटनेस करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ इफ़त, मैं खुद जाती हूँ, मैं हर साल जाती हूँ और मैं खुद एक औरत हूँ। मैं औरतों के हुकूक के ऑब्वियसली खिलाफ नहीं हूँ। अलामा साहब भी, मुफ्ती साहब भी मेरे साथ उमूमन प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं, वो भी औरतों के हुकूक के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ पर जाके ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन वहाँ परफॉर्म करने आई हुई हैं, उनको पता नहीं होता कि वो बेसिकली आई किस लिए हैं, वो कौन सी औरत के हुकूक मांग रही हैं। और फिर प्ले कार्ड्स जो होते हैं वो फिर मजीद उनके कॉन्सेप्ट को ना क्लियर नहीं कर रहे होते। अब मसला ये, आप भी औरतों के हुकूक की बात करती हैं, मैं भी औरत के हुकूक की बात करती हूँ, मुफ्ती साहब भी औरत के हुकूक की बात करते हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है कि दोनों तरफ दो तरफा राय आना शुरू हो जाती है? आप मुझे एक स्लोगन बता दें कि जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा स्लोगन खराब था। मैं पूछता हूँ, मुझे इजाजत देंगी आप? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर, मैं जरा उस बात का जवाब ले लूं कि कॉन्फ्लिक्ट आ कहां पर रहा है बेसिकली। इफ़त इसका जवाब दे दें तो फिर आपकी तरफ आती हूं। जी, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब तमाम लोग औरतों के हुकूक की बात करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आ जाता है कि फिर एक तरफ तनकीद होना शुरू हो जाती है, एक तरफ से दूसरी राय आना शुरू हो जाती है? क्योंकि दूसरी तरफ औरत की आज़ादी, जब औरत कहती है ना मुझे मेरे हकूक चाहिए, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं फहाशी के साथ आप जोड़ देते हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि औरत एज अ इंसान बराबरी के हकूक मांग रही है। आप मर्द हो के औरत की प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या फील कर रही हूँ? ये तो एक औरत ही बता सकती है ना। तो हम वहां पे मिलके अपनी प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस करते हैं। तमाम औरतें वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। आप कह रही थी औरतों को शायद ये भी नहीं पता कि वो वहां क्यों आती हैं। तो कोई भी रीजन हो, वहां वो औरत को सपोर्ट करने के लिए तो आती है ना। मैं तो अपनी बेटी को भी लेके जाती हूँ कि औरतें निकली और हमने औरतों को सपोर्ट करना है। औरतें बहुत लड़ाई के बाद इस जगह तक पहुंची हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत है। पूरा वेस्ट में देख लें, वेस्ट में भी औरत ने बहुत मेहनत की है। आप खुले दिल से हमारी प्रॉब्लम सुने, हम यहाँ पे कोई लड़ाई या जंग करने नहीं आ रहे। सही, मुफ्ती साहब कमेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये, मैं आज तक यह है कि जब के अंदर बाकायदा एक माइक, एक बाबा जी के सामने निकाह पर इंटरव्यू लिया गया, उसने कहा ये 18वीं सदी में निकाह आया है, ये निकाह अंग्रेज की साजिश है, निकाह को खत्म करो। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, मॉडर्न से मॉडर्न, सेकुलर से सेकुलर, लिबरल से लिबरल भी कोई इंसान हो, उसको कहा जाए कि तू अपने माँ बाप के निकाह के बगैर पैदा हो गया, इससे बड़ी रूए जमीन पर कोई गाली हो सकती है? आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। यही जो इफ़त साहिबा बैठी हैं, ये औरत मार्च की कोई खातून, विरासत खवातीन पर कितनी औरतों ने बात की है मुझे बता दें। माँ बहन बेटी को जायज पर कितनों ने बात की है? कुफू का ख्याल नहीं रखा जाता, कितनों ने बात की है? अच्छा, इंटीरियर में कुरान से शादी पर बात मुफ्ती साहब मुझे आपकी बात को इफ़त तक लेके जाने दीजिए। इफ़त मुझे बताइए, मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं, अलमबरदार हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, तो आप इस बार दावत देंगी मुफ्ती साहब को कि वो वहाँ पर आएँ, वहाँ पर खिताब करें, जो औरतों को अपने हुकूक के बारे में नहीं भी मालूम, जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम देता है, वो वहाँ पर आके बताएं? जी जरूर आए, हिस्सा बने औरत मार्च का। और प्लीज अगर आप समझते हैं हमें बेहतरी की जरूरत है तो हमें बताइए। हम तो सेक्युलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। आप जो हमें कहेंगे वो हमें बेहतर लगेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को टच करेगा तो हम जरूर सुनेंगे। अच्छा इफ़त, एक और हिस्सा बने और एक सवाल, एक दफा किरण साहिबा, वो भी आपकी बेटियां ही हैं जो वहां पे आती हैं।
जी मुफ्ती साहब, बहन किरण नाज मुफ्ती साहब साहबा, आप मैं जाएंगे एक जुमला खिताब करने? आपके प्रोग्राम में मैं एक जुमला जरूर कहना चाहता हूँ। हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारे समाज, हमारी मशरकी रिवायात, हमारी अक़दार, हमारी इस्लामी दीनी रिवायात और शरई अहकाम और तालीमात, ये सब का पूरा पस मंजर सामने रखकर मैं पूरे शरह सदर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। ये औरत मार्च में इन स्लोगन के साथ आने वाली खवातीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इफ्फत माफ समाज की नुमाइंदगी नहीं करती। ये बात एक तो वाज़ेह रहनी चाहिए। ये हमारी खवातीन की नुमाइंदा हरगिज नहीं है, ना उनकी ये डिमांड है, ना उनके स्लोगन है। प्लस मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, इफ़्फ़त इतना बड़ा दिल करके कह रही हैं कि आप वहां पर आइए, हम तो सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। तो मुफ्ती साहब मैं ये पूछ रही हूँ, आप जाएंगे, आप वहां पर जाके खिताब करें, जो कुछ हम अभी बात कर रहे हैं आप वहां पर जाके उन खवातीन को बताएं जो औरत को सपोर्ट करने निकली हैं, कन्विंस करें उन्हें। जितने स्लोगन मैंने आपको बताए इनसे बैकआउट कर लें, इन सब को खत्म करें। मैं मसाइल बता रहा हूं ना, कुरान से शादी की जाती है, उम्रों का ख्याल नहीं रखा जाता, महर नहीं दिया जाता, विरासत के ऊपर हजरत के साथ कि आप कौन होते हैं मुझे मसाइल मेरे बताने वाले? मुझे मेरे मसाइल खुद पता है जी। फिर आप निकाह के खिलाफ नारे ना लगाएं, सड़क के ऊपर ये ना कहें कि फलां नहीं आएगा। जी हमने तो बिल्कुल नहीं लगाए, मैंने तो ये नारा ना कभी सुना ना कभी देखा। को रस्सी में बनाकर गले में डाल करके ना घसीटें। और मैं किरण बहन एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूँ, देखें ये बात याद रखें, हम पूरे के पूरे इन्होंने वुसअत ज़र्फ़, मैं उससे ज्यादा वुसअत ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए कहता हूँ, हमारी बहनें हैं, खुदा की कसम गलतफहमियों का शिकार हो गई हैं। आ जाएं इस्लाम के दामन में, दीन इस्लाम, प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी बाला ऊंची आला है, इफ्फत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, दुनिया और आखिरत की फलाह बहबूद भी मिलेगी। हमें इन शरीया काम के साथ अपने आप को अटैच करना है, कुरान के साथ अटैच सबसे ज्यादा मॉडर्न दीन इस्लाम और उसमें औरतों के तमाम हुकूक। लेकिन तमाम मुफ्ती साहब तमाम दीन के इस्लाम के अंदर हैं, तमाम दामन में हैं, तमाम मुसलमान हैं, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ख्वातीन निकली हुई होती हैं वो भी सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है मुफ्ती साहब। नहीं तो मैंने उनको गैर मुस्लिम नहीं कहा है। आप मुझे बता दें ना, जो स्लोगन मैं बता रहा हूँ आप जवाब क्या देती है? चलें आपका मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। निकाह के खिलाफ नारे लगे कि नहीं लगे? आप मुझे बताइए, क्या निकाह तमाम जी वो मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कितनी ख्वातीन है जो मुफ्ती हैं? मोजे से हुकूक कहाँ से आ गए? रोटी पका लो, इससे हुकूक का क्या ताल्लुक आ गया? मुझे नहीं पता तुम्हारे जूते किधर पड़े हुए, इसका हुकूक से क्या ताल्लुक आ गया? इसीलिए तो मुफ्ती साहब मैं कह रही हूँ कि आप तो कन्विंस करें ना, इतनी छोटी बात आप यहाँ पर बात करें, आप वहाँ पर भी कन्विंस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप वहाँ पर भी कन्विंस कर सकते हैं। आप नहीं, मैं तो आपको अच्छा मुझे बता दीजिए ना, आप खुद मुफ्ती हैं, कितनी ख्वातीन कितनी मुफ्ती हैं? बात कर रहे हैं, मैं मीडिया पे बात कर रहा हूं। अल्लाह के फजल करम से आज इंटरनेट का दौर है, दुनिया सोशल मीडिया तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं अपना मौकफ देता रहता हूं। मैं आपको भी कई दफा मौकफ दे चुका हूं और मैं बहुत ज्यादा, कोई टकराव की कैफियत नहीं, मैं इंतहाई दर्द दिल के साथ, कोढ़न के साथ, फिक्र के साथ अपनी इन बहनों को अपनी इज्जत समझते हुए, पिछले साल मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया, ये अल्फाज लिखे, मैं अपनी इन बेटियों को, अपनी इन बहनों को ये कहना चाहता हूं, ये तुम्हारे स्लोगन नहीं है, ये तुम्हारी डिमांड्स नहीं है, ये तुम्हारे हकीकी मसाइल नहीं है, इनसे तुम्हारे हुकूक और मसाइल सामने नहीं आते। मैं दर्द दिल के साथ मैं आखिर में, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, पूरी बात आपकी मैंने सुनी। इफ़त मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इस बात से हटकर के नूरुल हक कादरी साहब क्या तजवीज़ दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, उसके बाद की क्या सिचुएशन पैदा होगी। बट अभी पिछले दिनों जो कुछ इंडिया में हो रहा है, कर्नाटका में, वहाँ पर एक बच्ची जिस तरह से उसने हिजाब लिया हुआ था, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, इज़ इट पॉसिबल कि हमारी जो यहाँ पर ख्वातीन है अब वो इंडिया को जवाब देने के लिए, एक औरत मार्च, एक औरत के हुकूक बताने के लिए, उस लिबास में, उस अंदाज में, उसके साथ एक सॉलिडारिटी के लिए हम औरत मार्च इस तरह से निकालें? इज इट पॉसिबल? उस मुस्कान का देखें, अगर कोई करना चाहता है ये तो आए और ज्वाइन करें, बिल्कुल करें। मेरे मसाइल कुछ और है, मैं अपने मसाइल लेके जाऊंगी, आप अपना मसाइल लेके आए, वहां पे मिलके हम जो करना चाहते हैं, अगर आप ये करना चाहती हैं तो कम एंड डू इट। लेकिन मैं अगेन कहूंगी कि वहां पे आप मुस्कान के राइट्स के लिए कि उसको इजाजत होनी चाहिए, और आप उस औरत की इज्जत नहीं करेंगे जिसने दुपट्टा नहीं लिया होगा या जिसने हिजाब नहीं किया होगा। अब हम बैठ के यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन इज्जत के काबिल है, कौन इज्जत के काबिल नहीं है। नानियों दादियों के ज़माने में इस तरह औरत बाहर निकल के काम भी नहीं किया करती थी। हमें काम भी करने होते हैं, हम घर भी संभालती हैं,
हम डबल ड्यूटीज करती हैं, हमारे बहुत मसाइल हैं। ठीक है, आपने हम अभी रिलीजियस हमारे हुकूक बताएं। क्या आपको पता है ये हुकूक नहीं मिलते? इन हुकूक के साथ साथ अगर किसी ने कह दिया है कि मुझे अपनी जुराब को ढूंढ लो, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मैं तो ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो थप्पड़े मार देते हैं क्योंकि उनके कपड़े कहीं गलती से स्त्री ने रात को बीवी ने किए होते। तो ये हम इन हुकूक की बात कर रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर औरत घर के काम भी कर सकती है, बाहर के भी कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साहिबा की जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, अगेन मैं ये बात कहूंगी कि दीन इस्लाम में इन तमाम के ऊपर खवातीन को बढ़तरी दी हुई है, बेहतरीन हुकूक दिए हुए। लेकिन अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, जरा मुझे ये बताइएगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं, गालिबन मेरी नॉलेज में भी इजाफा कीजिएगा। अम्मा आयशा के अलावा इसकी बात पर खवातीन तो फतवा नहीं दे सकती, लेकिन अगर खवातीन ये तालीमात हासिल करती हैं दीन की, तो उनके मसाइल अपने हल करने में आसानी हो सकती है। खवातीन फतवा क्यों नहीं दे सकती? मुफ्तिया बनती हैं, दाइया बनती हैं, मुबल्लिगात इस्लाम बनती हैं, तकरीर कर सकती हैं, तबलीग कर सकती हैं, वो फतवा भी लिख सकती हैं। कितनी मुफ्ती हैं इस वक्त खवातीन? जी, इस वक्त आप आइए, खुद मेरे मदरसतुल बनात में 2200 तालिबात पढ़ रही हैं। इन हकायक पर कभी आप प्रोग्राम कीजिए ना। पाकिस्तान के अंदर विफाकुल मदारिस, जी कितनी खवातीन हैं इस वक्त हर साल जो फतवा दे सकती हैं, जो मुफ्ती है, जिनके पास डिग्री है? जी, सैकड़ों की तादाद में हर साल पाकिस्तान के दीनी मदारिस से मुफ्तिया, आलिमा नहीं कह रहा हूँ, आलिमा तो हजारों के अंदर होती हैं, मुफ्तिया खवातीन सैकड़ों की तादाद में हर साल तैयार होती हैं। उनसे बाकायदा मर्द और दूसरे लोग सवाल पूछते हैं, वो फतवा देती हैं, अल जवाब सही, आंसर इज करेक्ट, वो बाकायदा तौर पे लिखती हैं, उनके स्टैंप लगते हैं। मैं ये बता दूं, हिजाब के साथ हमारी एमपीएस खवातीन भी मौजूद हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, उम्मे रबाब साहिबा, मैंने पाकिस्तान की क़यादत की खवातीन का बताया, दुपट्टा उनसे नहीं छूटता था, और ये स्लोगन उनकी जुबानों पर कभी नहीं आए। पाकिस्तानी खवातीन, अल्लामा साहब, ये मुझे भी इससे बड़ा फायदा हो रहा है। यकीनन इफ़त भी सुन रही होंगी, दीगर बहुत सारी खवातीन भी सुन रही होंगी। जब किसी भी खातून का कोई मसला आता है, बनूरी टाउन की मिसाल ले लेते हैं, वहां पर कोई किसी खातून कोई खत लिखती है, कोई मसला देती है, तो उसका जवाब खातून मुफ्तिया देती हैं, उनकी स्टैंप उसके ऊपर होती है। बेशुमार मुफ्तियात खवातीन फतवा लिखती हैं। आपकी मालूमात में मैं इजाफा कर दूं, एक नहीं हजारों, अब तो हजारों हो चुके हैं। कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, मदारिस बनात हैं, उनमें बाकायदा उनके हॉस्टल हैं, उनके इदारे हैं, उनकी मुफ्तिया उस्तानियां हैं, वो उनको पढ़ाती हैं, उनको सिखाती हैं। फतवा पीएचडी इक्वल टू पीएचडी इस्लामिक लॉ के अंदर उनको पढ़ाया जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो बाहिजाब पायलट देखे हैं, आगा खान की डॉक्टर देखी है, सर्जन देखी है। हिजाब कब से मुमानात बन गया? हम बार बार कह रहे हैं तालीम की राह में तो हम उनके साथ खड़े। अच्छा, मुझे नंबर्स बता दीजिए, मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, अगले प्रोग्राम्स के लिए भी आसानी हो जाएगी। मर्द मुफ्ती कितने हैं इस वक्त? अगर 100 मर्द मुफ्ती हैं तो खवातीन की कितनी तादाद है? नहीं, उसमें तो ऐसा होता है ना कि ये अब चूंकि अब शाबान का महीने आने वाला है, तो तमाम पाकिस्तान के दीनी मदारिस का डेटा विफाकुल मदारिस के अंदर तंजीमुल मदारिस में जमा होकर अब उनका सालाना इम्तिहान होगा। उसके बाद ये पास आउट होंगी खवातीन। मैं आपको बड़े बड़े इदारों के नाम बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो। मुफ्ती साहब, ऑब्वियसली ये नंबर्स तो आप अचानक बता भी नहीं सकते मेरे सवाल पूछने पर, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे परसेंटेज बता दें, या पिछले साल का अगर डेटा आपको याद है वो बता दें। नहीं, मैं बाकायदा कोई फिक्स तादाद नहीं बता सकता, सिर्फ एक आपको चलो जामिया बिन्नोरिया का मैं बता देता हूँ। वहां पाकिस्तानी क्या गैर मुल्की खवातीन भी आकर के मुफ्तिया बन रही हैं, आलिमा बन रही हैं। मदारिस बनात, बिन्नोरी टाउन, दारुल कराची, फारूकिया, जामिया सुफा, कोई एक मदरसा बताएं जहां मदारिस बनात 100 मर्द मुफ्ती हैं तो खवातीन की इस पे कितनी तादाद होगी, ये परसेंटेज बता सकेंगे? नहीं, मैं परसेंटेज इस वजह से नहीं बता सकता हूँ कि मैं कोई विफाकुल मदारिस का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कोई दफ्तर का काम करने वाला नहीं हूँ कि जो दाखिला आता है तो मैं उसके मुताबिक आपको तादाद बताऊं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, हजारों आलिमात बनती हैं, सैकड़ों मुफ्तियात बनती हैं, और मेरिट पर उनको दाखिला दिया जाता है। और हम तो उनको भी मसीहा समझते हैं जो मेडिकल की तालीम हासिल करें, जो वकालत की तालीम हासिल करें, जो इंजीनियरिंग की तालीम, उम्मत को मसीहा, उम्मत को माहिर डॉक्टर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आप साथ मौजूद थे। इफ़त उमर साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो नूरुल हक कादरी साहब के एक खत ने, जो कि वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने तजवीज़ दिया, उसने फिर एक नई बहस छेड़ दी है। अभी कुछ दिन रह गए हैं 8 मार्च में, लेकिन उससे पहले ही इस बहस का आगाज़ हो चुका है। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी हूँ, सियासी मामलात आज के क्या रहे हैं इस पर बात करते हैं। के अदम एतमाद पे उम्मीद है कि कामयाबी होगी। ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और। सबको इस वक्त अवाम की आवाज़ पे लबैक कहना चाहिए। इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान।
आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया। आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? PTI के लोगों ने मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी, हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया। मेरा बेटा जुनेद उसकी वालदा को गाली निकाला करते थे। तहरीके अदम एतमाद रिस्क है, मगर अवाम की खातिर ये रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अवाम अपोजिशन और नून लीग की तरफ देख रहे हैं। हुकूमती एबनेज और MPs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हुए हैं। तजियाकार मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर भी हुकूमत पर बड़ी तनकीद की है मरियम साहिबा ने। मोहसिन बेग साथ थे तो अच्छे थे, जब तनकीद शुरू की तो आप में बर्दाश्त का हौसला ख़त्म हो गया। मज़ीद कहती हैं कि वज़ीर आज़म का जो एहतराम का मयार है खातून अव्वल के लिए, वो चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब वैसा तो वो दूसरों के लिए भी रखें। तहरीक इंसाफ वालों ने जुनेद के सामने मुझे गालियां दी हैं, ऐसा मरियम साहिबा ने ट्वीट भी किया। उन्होंने बताया अभी दूसरी तरफ नाज़रीन आज मुराद सईद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कादिर पटेल, राना सनाउल्लाह, हाफिज़ हमदुल्ला उनके लिए गलीज़ गुफ्तगू करते रहे हैं। दोनों पार्टीज़ का सोशल मीडिया इन्हें फैलाता है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस पर बात हुई है तो फिर उन्होंने कानूनी चाराजोई की है। लेकिन तरीक़ेकार क्या और क्यों ये इख्तियार किया गया है, इसके जवाब दे वो नहीं है बल्कि इदारा है, ऐसा कहना है। आज बात कर रहे थे मुराद सईद साहब उस वक्त। अब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त सेनेटर फैसल जावेद साहब तहरीक इंसाफ से। शुक्रगुजार हूँ आपकी। सर, सबसे पहले तो ज़रा अपोजिशन के एतमाद पर बात कर लेते हैं ना। अपोजिशन का एतमाद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है मरियम साहिबा। वो तो कह रही हैं भाई रिस्क लेना पड़ेगा अब आवाम के लिए। अब तक की सिचुएशन बता रही है हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है, सिवाय तरीन ग्रुप की खामोशी के सब कुछ सेट एंड विन विन नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। ये तो इन्हीं की स्टेटमेंट में एतमाद में शदीद कमी नजर आई है। पहले तो बड़े दावे करते थे कि अब कहते हैं रिस्क लेना पड़ेगा, अब रिस्क पे आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं लाएंगे इसको। उसकी वजह यह है कि हम कह रहे हैं इनको कि आप कल नहीं आज लेकर आए और आपका जो तहरीक अदम एतमाद है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके कई लोग हैं जो कि वोट नहीं डालेंगे और वो तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं डालेंगे और इनका तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगा। लेकिन हम इनको कहते हैं लाएं जरूर, अब पीछे मत हटें। ऐसा ये पीछे हट रहे हैं। असल में सारा मसला ये है जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं विन विन सिचुएशन आपके लिए, उसमें बता सकेंगे लीगी कितने हैं, दीगर लोग कितने हैं? नहीं, ये आप प्रैक्टिकल देखें, आप प्रैक्टिकल देखें। इनके मतलूबा नंबर से क्योंकि राब्ता मुमकिन नहीं है और अगर इन्हें वो मतलूबा नंबर मिल भी जाता है वो उस दिन उस मौके पर वो मतलूबा नंबर ये हासिल नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप लोगों की बातचीत हो गई है उन मतलूबा नंबरों से? वो मतलूबा नंबर इनको मुयस्सर ही नहीं है। जब मुयस्सर, और इनका काम है मुयस्सर करना, ठीक है ना, वो मतलूबा नंबर इन्होंने पूरा करना है और वो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा लेकिन देखिए खबरें तो ऐसी भी आ रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी अब किसी न किसी को, आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको कहीं ना कहीं हिस्सा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई टेंशन तो आप लोगों को भी है ना, इसलिए अपने इत्तेहादियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल, इत्तेहादी तो हमारे साथ हैं और हर मैदान में वो साबित कर चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सेनेट के अंदर स्टेट बैंक की बिल थी, इत्तेहादी हमारे साथ। उससे पहले नेशनल असेंबली में ये सप्लीमेंट्री बिल था, वो हमारे साथ। उससे पहले मजलिस से शूरा जॉइंट सेशन था, इत्तेहादी हमारे साथ। किरण, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि वो सारे केसेस मरियम के भी और शहबाज शरीफ के भी, खास तौर पे ये मकसूद चपड़ासी जो है, ये सारे केसेस जो हैं मनकती अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अब बिल्कुल मनकती अंजाम को पहुंचने वाले हैं, इसलिए ये सारे बौखलाहट का शिकार हैं। इत्तेहादी तो आपके साथ है ना, लेकिन फैसल ये तरीन साहब क्यों कह रहे हैं कि जब तहरीक आएगी तो फैसला करेंगे? इनफैक्ट जावेद लतीफ साहब दावा कर रहे हैं उनके तरीन साहब से जो मुशावरती अमल था ना वो मुकम्मल हो चुका है। जी, पिछली बार भी जब तहरीक आई थी और इस किस्म की बातें हो रही थी तो आपको याद होगा
ये सब पीटीआई के लोग हैं हमारे, और वो हमारे साथ ही खड़े थे। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया था उस्मान बुज़दार साहब पे भी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वक्त आएगा तो आप दोबारा देख लेंगे कि वो हमारे साथ ही होंगे, हमारे पीटीआई के साथ ही हैं सारे। सही। तो क्या इस वक्त ये इस तरह के स्टेटमेंट से सिचुएशन को कैश करवाना चाह रहे हैं फिर? नहीं जी, कोई ऐसी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट। और लोग जो हैं, पॉलिटिकल लोग आपस में मिलते जुलते हैं, उसमें क्या। अच्छा, ये घबराहट जो है ये इनको हो रही है। आप इनकी स्टेटमेंट से अंदाजा लगाए ना, इनको इतनी घबराहट हो रही है कि इन्होंने कह दिया आज के जी वो हम तो बस अब रिस्क लेंगे। इससे पहले भड़के मार रहे थे, इससे पहले कह रहे थे इतने लोग हमारे साथ हैं, आप देखिएगा। अब हम इनको कहते हैं बाबा देर नहीं करो, अभी भी यही कह रहे हैं कि तकरीबन 20-25 लोग हमारे साथ हैं, तकरीबन 5 के करीब वजीर हैं जो कि आपके साथ, उनके साथ हैं। और ये मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान है मोहम्मद जुबैर साहब, ये कह रहे हैं। सर, मुराद सईद और मरियम साहिबा के हवाले से भी मैं बात करना चाह रही हूँ। दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरी की पार्टी अरकान पर गलीज ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया दोनों ने। कम से कम तमाम जमातें एक दूसरे के लिए ऐसी जबान ना इस्तेमाल करने की बात पर तो इत्तेफा कर लें। आपको लोगों को तारीख याद होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने जर्नलिस्ट नजम सेठी के साथ क्या किया था? 3 दिन बंद करके फेंटा लगाया था, याद है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, फेंटा लगवाया था। और फिर शेख रशीद के साथ क्या किया आसिफ अली जरदारी ने? 7 साल कैद पे रखा, 7 साल कैद पे रखा। और अदालतों पर हमले इन्होंने किए, चीफ जस्टिस को वो ब्रीफ केस इन्होंने दिए, वो कॉल करके चीजें इन्होंने की। ये पूरा एक ट्रैक का हिस्सा है। और फिर बेनजीर भुट्टो के वो जो जाली तस्वीरें जो इन्होंने फेंकी थी जहाज से ऊपर, हेलीकॉप्टर से नीचे, वो इनको भूल गए। हम तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी कोई काम नहीं कर रहे। तो इसलिए मतलब ये इनकी बातें और इनके किरदार में जमीन आसमान का फर्क है। सही, बहुत शुक्रिया आपका फैसल जावेद साहब, क्योंकि अगर मजीद इसकी तो फिर ये बात काफ़ी आगे तक जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज मेरे पास है। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख अब आ गए हैं नैब का रडार पर। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एफबीआर में ऑटोमेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए $11 मिलियन के गैर कानूनी ठेके के रेफरेंस में मुलजिम नामजद किया है। लेकिन अब ये मामला है क्या, ये जानने के लिए हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब साथ मौजूद हैं। जाहिद गिशकोरी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सबसे पहले तो ये बताएं ज़रा आवाम को कि उनके $11 मिलियन पाकिस्तानी आवाम के, ये कोई थी कंपनी को दिए, उसके साथ हम बगैर मुआहदे काम करते रहे, ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ ये? बिल्कुल आपने सही बताया है कि 10 साल पहले पाकिस्तान ने तकरीबन आज के 2 अरब रुपए बनते हैं 11.1 मिलियन डॉलर एक कुवैती कंपनी को, जिसका एजिलिटी नाम है, MS एजिलिटी, उसको अदा किए थे। और ये सिलसिला शुरू हुआ था 2004 से, जब इस कंपनी के साथ एक अनरिटन एग्रीमेंट किया गया जो कि कस्टम क्लियरेंस के लिए कराची पोर्ट पे वहाँ इस कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। और ये 2004 से 2009 तक इस कंपनी ने क्लियरेंस वगैरह की, कस्टम की। और उसके बाद जब 2010 में इस कंपनी ने पैसे डिमांड किए पाकिस्तान से, तो उस वक्त जो इस वक्त के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, और FPR के जो चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर बताया था, डिस्कस किया था 2010 में कि इस कंपनी का एग्रीमेंट ख़त्म करना है और साथ ही इस कंपनी को पैसे नहीं देने हैं। और उस वक्त के जो FPR के चेयरमैन थे अहमद वकार, उन्होंने ये कहा था कि कोई पेमेंट नहीं करनी, पाकिस्तान का ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इस कंपनी के साथ। लेकिन जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो हमने ये तहकीकात की हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ, ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है
उससे ये जाहिर होता है कि 2010 में जैसे ही शौकत तरीन वजारत से हटे, उसके बाद हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना बन गए 2010 में पाकिस्तान के, और सलमान सदीक FPR के चेयरमैन थे। तो इस कंपनी को ये पैसे अदा कर दिए जाते हैं। जब जैसे कंपनी को पैसे अदा कर दिए जाते हैं, ये पाकिस्तान के कम से कम 2 अरब रुपए थे। उसके बाद ये कंपनी पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट में ले जाती है और ये कहती है कि मुझे मजीद $600 मिलियन दे पाकिस्तान। जब वहाँ पर पाकिस्तान अपना जवाब जमा करवाता है, इस दौरान हुकूमत तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान की लीगल टीम इस केस पे तैयारी करती है और सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इकट्ठे कर लेती है और कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट में बताती है कि इस कंपनी को ये दिए हुए पैसे भी वापस देने हैं पाकिस्तान को, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं था पाकिस्तान का इस कंपनी के साथ। और साथ ही इस कंपनी के हवाले से पाकिस्तान इससे पैसे वापस लेना चाहेगा। तो ये कंपनी, जब इसके पास कोई जवाब नहीं था एजिलिटी के पास, जो कि एक कुवैती कंपनी है जिसको जस्टिस डिपार्टमेंट से भी फाइन हो चुका था अमेरिका में, ये कंपनी अपना केस यूनिलैटरली वापस ले लेती है। इस तरह 2 अरब रुपए जो कि पाकिस्तान ने दिए थे इस कंपनी को, वो किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की पैसे वापस लेने की, इसके बावजूद के पाकिस्तान वहां से केस जीता। ये इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई इसका रिटर्न मुआहदा नहीं हुआ हुआ। 7 महीने हमने उस ऑटोमेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया, बट उसके बावजूद भी ये 11 मिलियन जो है वो अदा भी कर दिए गए। ये किस कैपेसिटी में दिए गए, क्यों दिए गए? बैरिस्टर फारूक कुरैशी साहब, जिन्होंने इस कंपनी से पाकिस्तान की जान छुड़वाई, साथ ही मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगी सर आपको। सर, पाकिस्तान ने बगैर मुआहदे के 2 अरब गैर मुल्की कंपनी को दे दिए। आपने मजीद पैसा ज़ाया होने से बचा लिया, लेकिन आपने कहा था वो 2 अरब जो दिए गए हैं वो भी वापस आने चाहिए। तो क्या सर उस वक्त आपने हुकूमत से इस हवाले से बात की थी कि वो पैसे वापस लाने चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान खुद आलमी फोरम पर जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल किरण, असल में ये एक ऐसा केस था जो कि FBR गवर्नमेंट उस एट द टाइम वो इस केस को कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। एक 600-650 मिलियन डॉलर की क्लेम फाइल होती है और जब जवाब दाखिल होना है 10 दिन पहले इन्होंने हमें समदानी एंड कुरैशी को एज काउंसिल एंगेज किया। फाइल पर द देन अटॉर्नी जनरल ने भी इनको मशवरा दिया था कि आप एक सेटलमेंट कर लें आउट ऑफ कोर्ट। मेरे पास एक सीनियर ऑफिसर ने आके कहा जी कि प्लान तो ये था कि ये केस हारना है या 30-40 मिलियन डॉलर की सेटलमेंट करनी है, अब आप बीच में कूद पड़े हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। यानी अगर FBR का उस वक्त चेयरमैन तारिक बाजवा साहब ना होते, हाँ, और ये बीच में जो सुहेल अहमद वकार जैसे ऑफिसर्स ना होते, तो वी वुड हैव लॉस्ट द केस। तो पूरी अटेम्प्ट, यानी कोई कोऑपरेशन हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती थी FBR की तरफ से, बल्कि इस केस पर जो बैकबोन थी एक हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर नुसरत इजाज पराचा, उसने ये सारा अनरेवल किया जो फ्रॉड हुआ हुआ था, जो ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलना ही नहीं चाहिए था। तो नहीं फारूक साहब, आपने तो इस वक्त और ज्यादा मुझे हैरानी में डाल दिया है। आप कह रहे हैं ये आपसे कहा गया कि 30-40 मिलियन की सेटलमेंट होनी थी, ये तो आप बीच में आ गए तो आप जीत गए ये केस। सर मतलब ये हुकूमती लोगों की अपनी सेटलमेंट होनी थी सर, अपने खांचे बनने थे। ऑब्वियसली यही होना था। हमारे साथ तो यानी झगड़े रहते थे कि ये फाइलें टाइम पर ना मिलनी, बल्कि ये डॉक्टर नुसरत पराचा हैं, बोरियां मिलती थी हमें फाइलों की, खुद ही कहानी ढूंढे, फिर हमने खुद ही लोग ढूंढे, ये सुहेल साहब, अहमद वकार साहब, हमायूं जफर, नासिर खान। वी हैड नो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द FBR। होता है ना कि एक क्लाइंट आपको ब्रीफ करता है कि जी असल इशू ये है। सर उस वक्त के वजीर खजाना, वजीर आजम, वो भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे, या वो भी यही चाह रहे थे कि 30-40 मिलियन का सेटलमेंट हो जाए? सर देखें जी, एक स्टेज पर आके मुझे उन्होंने कहा जी हम आपको फीस नहीं देंगे, आपको इनका प्लान ये था कि ये वकील जो है किसी तरीके से जान छुड़ाएं। मैंने कहा जी आप एक पागल वकील के पास आ गए हैं जो जब फीस नहीं लेता वो डबल मेहनत करता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है हमने उनको कॉर्नर किया और पीपल लाइक
सुहेल अहमद साहब, अहमद वकार और जो मैंने बाकी नाम विटनेसेस के लिए हैं, जिनको सबको हमने खुद ढूंढा। इसहाक डार से कोई बात हुई थी इस हवाले से? किरण ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 2 अरब रुपए का ये केस है, रिकवरी है। बिश्कोरी साहब मैं आ रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मुकम्मल करने दें फारूक साहब को। सर, इसहाक डार से बात हुई थी आपकी इस हवाले से? नहीं, उनसे नहीं हुई थी, मगर 2014-2015 में हमने इनको ना फुल सपोर्ट दी नैब को कि ये रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड उनको एफबीआर नहीं दे रहा था, हमने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया कि भाई ये रेफरेंस बनती है। ठीक है, ठीक है। जाहिद किशोरी साहब, अच्छी डेवलपमेंट है। किरण देखें, ये जो इम्पोर्टेंट मामला है 2 अरब रुपए का, इस पर हुकूमत जो एफबीआर के ऑफिशियल्स हैं, वज़ीर आज़म के नॉलेज में ये अभी नहीं दिया गया है कि 2 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसी फर्म को गैर कानूनी दिए हैं जिसने इंटरनेशनली केस भी हारा है और पाकिस्तान ने इस केस को परसू नहीं किया। और वो जो ऑफिसर्स जिन्होंने कांटेक्ट दिए थे इस फर्म को, सारा डॉक्यूमेंट और ऑडिट रिकॉर्ड बताता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की रिकवरी की, और एफबीआर के हुकाम इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ये एक सिमिलर केस है जिस तरह ब्रॉडशीट का केस था जी। नैब ने पैसे पे किए, इसी तरह से एफबीआर और हुकूमत पाकिस्तान ने इस फर्म को पैसे पे किए और अभी तक कोई पाकिस्तान ने परसू नहीं किया अपने पैसे रिकवरी के लिए। और नैब ने ये तहकीकात की तो अब ये रेफरेंस फाइल होगा, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फर्म जो एजिलिटी है उसके। फारूक साहब, हम अभी भी ये पैसे वापस ले सकते हैं क्योंकि हमारा केस तो स्ट्रॉन्ग था? सर देखिए जी, अब टाइम तो काफ़ी गुजर गया, मगर ये पैसा जो इन्होंने दिया उनको, बिल्कुल इसकी कोई वो गुंजाइश लीगली नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और 2 आदमी जाते हैं दुबई, सलमान सदीक साहब और अब्दुल्ला यूसुफ साहब, और उनसे एग्री कर आते हैं कि ये पेमेंट्स हम करेंगे आपको, और वो पेमेंट्स फिर ऑथराइज करते हैं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक साहब मौजूद थे, जाहिद किशकोरी आपका भी बेहद शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे पीर को। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।